नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। 2024 लोकसभा चुनावों के महासमर को लेकर हलचल अब तेज होने वाली है। ऐसे में सांसदों के कामों का लेखा जोखा भी हर तरफ चर्चा का विषय होगा। इस बीच हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने अब तक के कार्यकाल में पिछले चुनावी समर में सांसदों ने जो जनता से वादे किए थे उन्हें निभाने में वो कहां तक सफल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसका नाम है सांसद का एक्सरे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्रमांक में 18वें पायदान पर है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र एशिया की सबसे खूबसूरत स्नो कवर्ड लंबी चौड़ी हिमालयन पर्वत श्रृंखला धौलाधार और पीर पंचाल की वादियों की तलहटी में बसता है। कांगड़ा की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है, इसलिए यहाँ साल भर विदेशी मेहमानों का तांता भी लगा रहता है। इसी क्षेत्र को शक्तिपीठों की भूमि भी कहा जाता है और कांगड़ा की यही भूमि हिमाचल प्रदेश की सत्ता का सबसे अहम गढ़ भी माना जाता है। कांगड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर कब्जा है बीजेपी के नेता किशन कपूर का, जो यहाँ से सांसद हैं। हमारे सांसद का 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा है। अभी तक चंबा और कांगड़ा में कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। सबका काम किया है, सबको साथ लेके चले हैं। कांगड़ा चंबा में सिर्फ मौज हुई है। इन दिनों में लोग जो है उनका नाम भी भूल गए कि हमारा सांसद कौन है। 4 साल के बाद आज तक इनको दिखाई नहीं दिए। शाहपुर विधानसभा में तो एक बार भी नहीं देखा गया। उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। सांसद का कार्यकाल ठीक है, उनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। वो जमीन से जुड़े नेता है। और आइए अब सबसे पहले नजर डालते हैं बीजेपी सांसद किशन कपूर के राजनीतिक सफर पर। 25 जून 1951 को धर्मशाला के खनियारा में पैदा हुए किशन कपूर गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती दौर में जनसंघ से जुड़े और भाजपा में सदस्य भी रहे। महज 35 साल की उम्र में साल 1985 में उन्होंने धर्मशाला से अपना पहला चुनाव लड़ा और कांग्रेस के मूल राजपाधा को कड़ी टक्कर दी। साल 1990 के चुनाव में किशन कपूर ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी मूल राजपाधा को 13,663 मतों से शिकस्त दी। 7वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा मत हासिल करके जीतने वाले युवा विधायक का तमगा भी किशन कपूर के ही नाम है। साल 1998 में हुए चुनाव में किशन कपूर ने तीसरी बार जीत हासिल कर अपना नाम कद्दावर नेताओं की सूची में दर्ज करवाया। सांसद किशन कपूर परिवहन, जनजातीय विकास, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और लॉ एंड लीगल रिम्बर्समेंट विभाग जैसे भारी भरकम मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। 2007 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद किशन कपूर कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहरी विकास, सैनिक कल्याण समेत श्रम और रोजगार विभाग का भी पदभार संभाल चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में एक लंबी कश्मकश के बाद किशन कपूर मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 2017 में किशन कपूर को खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किशन कपूर ने अपनी किस्मत आजमाई और विजयी हुए। सांसद किशन कपूर 17वीं लोकसभा में देश भर में 72.2% मत हासिल कर जीतने वाले दूसरे बड़े नेता बन गए। धौलाधार और पीर पंचाल की खूबसूरत पहाड़ियों की तलहटी में बसा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र अपनी खूबसूरती के लिए जहां देश और दुनिया भर में मशहूर है, वहीं यहाँ के मतदाताओं की भी अपनी ही खूबसूरती है। यहाँ का मतदाता हमेशा केंद्र की हवाओं के रुख के साथ चलते हुए अपनी भूमिका निभाता आया है। यहाँ विभिन्न जातियों के लोगों का मिला जुला संगम है, जो बहुताय मात्रा में कृषि, बागवानी और पशुपालन पर ही निर्भर है। यहाँ नौकरी पेशा लोगों की प्रतिशत आज भी ना के बराबर ही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर। 7,845 वर्ग किलोमीटर में फैला है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया, जब ये पंजाब का बड़ा जिला हुआ करता था। इस लोकसभा क्षेत्र में
कुल मतदाताओं की संख्या 12,58,601 है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 6,45,888 पुरुष मतदाता हैं। यहाँ 6,12,713 महिला मतदाता हैं। इसकी सीमाएं दक्षिण पूर्व में मंडी, दक्षिण में हमीरपुर और उत्तर पश्चिम में पंजाब और जम्मू के साथ जाकर मिलती हैं। यहाँ किसान गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, सरसों, धान और गन्ने की बहुतायत मात्रा में खेती करते हैं। गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोग पशुपालन कर अपना व्यवसाय चलाते हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में बना पौंग बांध उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मैन मेड वेटलैंड है। कांगड़ा के धर्मशाला में दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पर बना खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है। कांगड़ा में ही दुनिया के सबसे प्राचीन किले का मूर्त रूप आज भी अस्तित्व में है, जिसे महाभारत कालीन होने का तमगा हासिल है। चुनाव से पहले जनता से दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों में कितना दम है, इसकी हकीकत उस इलाके की जनता से बेहतर भला और कौन बता सकता है। इसीलिए न्यूज 18 ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता से ये मालूम करने की कोशिश की कि उनके सांसद ने जो वादे किए थे उन्हें निभाने में वो कितने सफल हो पाए हैं। हमारे सांसद का 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा है। आप देखिए जो कांगड़ा में जितने भी 4 लेन्स के प्रोजेक्ट में उसमें जितने भी पेच फंसे थे तो कई मरतबा हमारे सांसद नितिन गडकरी से मिलकर उसको सुलझाया और ये काम आपने देखा युद्ध स्तर पर चल रहा है। जहाँ तक कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात हो, लगता है वो अंतिम स्टेज पर भी पहुंच चुका और लैंड एक्विजिशन के बाद होने वाली है। तीसरी बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय के, तो आपको पता है ये मुद्दा हमने पहले उठाया है कि उसकी FRI क्लियरेंस हो चुकी है। अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का 30 करोड़ रुपया जमा कराना रह गया है। और समय समय पर पठानकोट टेक्नोलॉजी रेल लाइन का मुद्दा भी संसद में उठाया है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारे सांसद ने जो काम किया वह भूतपूर्व है, मैं इनको पूरे मार्क्स दूंगा। किशन कपूर जी ने अभी तक चंबा और कांगड़ा में इनकी कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। हमारे तो उनसे यही गुहार रहेगी कि अब चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन के लिए, तो अपने ये चंबा और कांगड़ा जो है इसमें इस ओर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आगे भी वो कामयाबी को बढ़ सके। सांसद का तो ऐसे है सर कि पिछले इन दिनों में लोग जो है उनका नाम भी भूल गए कि हमारा सांसद कौन है। तो वो एक ST वर्ग से आते हैं और जो जितना हमारा ST लोग जो है वो झारखंडी क्षेत्र में रहते हैं। और पिछले दिनों जो ये त्रासदी हुई है, जो ये डिजास्टर हुआ है, जो बारिश से लोगों का नुकसान हुआ है, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पिछड़े हुए क्षेत्र के और ST वर्ग के लोग भी हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि लोग उनका नाम भी भूल गए और उनको देखा भी नहीं है चुनाव के बाद। और कांगड़ा के ही सांसद जो हैं वो इस ज़मीन से जो है गायब हैं और उनको कई दिन हो गए, बल्कि 4 साढ़े 4 साल से लोगों ने देखा भी नहीं है कि हमारा सांसद कौन है और कैसा है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। ये बहुत ही अफसोसजनक है हमारे लिए। उनके कार्यकाल में जो मूलभूत समस्याएं थी, अगर उनका ये निवारण कर जाते तो बहुत ही अच्छा होता। जैसे कि 4 लेन की समस्या है, एयरपोर्ट की समस्या है, यूनिवर्सिटी की समस्या है, तो ये समस्याएं अगर अपने कार्यकाल में सुलझा जाते तो लोगों का बहुत बड़ा भला हो जाता। अभी भी इनके साथ पास समय है, अगर ये समय रहते इन समस्याओं की ओर अपना ध्यान दें तो बहुत लोगों का भला हो सकता है। लोगों ने उनको भरपूर वोट दिए और इतना जनमत दिया, मेरे ख्याल पूरे भारतवर्ष में ये 2nd नंबर पर थे। इतनी बड़ी त्रासदी सभी देख रहे हैं, ना इनका कोई किसी चैनल पे या कहीं प्रधानमंत्री के सुपुर्द, गृह मंत्री के सुपुर्द कोई इन्होंने चिट्ठी लिखी या उस अब तक के लिए ये निपटे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हम धन्यवाद तो करेंगे हम JP नड्डा जी, जो कि कल आए थे। उन्होंने राजनीति से परे हटकर जो हिमाचल में त्रासदी आई है, मैं अपने हिमाचल के साथ, इन लोगों के दुखों के साथ हूँ। और ये जो किशन चंद कपूर जी हैं, इनका तो हमने शक्ल भी नहीं देखी कि कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक MP का ओहदा लेकर लोगों के साथ ऐसा धोखा किया है।
जी 4 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका कार्य दिखना तो दूर, वो खुद ही आज तक मैंने नहीं देखे। शाहपुर विधानसभा में तो एक बार भी नहीं देखा गया। आज भी इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, पूरा हिमाचल दर्द से चिल्ला रहा है, पर सांसद महोदय जो भी हैं वो दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार ही है, केंद्र की सरकार से मदद ला सकते हैं, पर पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं। और अगर वो इस नींद से नहीं जागते हैं तो आने वाले चुनावों में वो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जो एजेंडा लेके सांसद हमारे चले थे शुरू में, जैसे कि 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा पेंडिंग मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट को लेके जो है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। या हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़ोरों पे है। बीइंग अ सांसद जो है इस बार कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो हमारे सांसद की तरफ से नहीं हुई है, तो मैं समझता हूँ कि मार्क्स देने मुश्किल है उनको। उनका कार्यकाल बहुत बड़ा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं। बचपन से लेके आज तक उनमें जो समाज सेवा का एक जो मादा है वो अभी भी उतना ही प्रखर है। और उन्होंने कांगड़ा और चंबा के जो विशेष मुद्दे, जैसे रेलवे लाइन की बात है, चंबा के लिए टूरिज्म को डेवलप करने की बात है, लेह के लिए वहाँ से रूट बनाने की बात है, इस तरह के जो सारे अहम मुद्दे हैं वो उन्होंने उठाए हैं। ये देश के इंटरेस्ट में भी हैं, और जो चंबा के इलाका में जो अति सुंदर एरिया है उसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार जो है वो भी मिलेगा। मैं मात्र कांगड़ा ही नहीं, मैं तो पूरे हिमाचल की बात करूंगा कि हिमाचल में जो चारों सांसदों का कार्यकाल रहा है, उपलब्धि के नाम पे है ही नहीं कुछ भी। सांसदों के पास बताने के लिए सिर्फ मोदी 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 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या उपलब्धि बताएं इनकी। कांगड़ा चंबा में सिर्फ मौज हुई है और इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सांसद महोदया के पास अपने चुनाव क्षेत्र में कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय रोने और धोने के। सर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, सबका काम किया है, सबको साथ लेके चले हैं। पब्लिक तो बहुत खुश है, हुए सब हुए, हमने जो मांग रखी वो तो हुए हैं। जैसे हमारे जो रोड की मांगे थी, कई पुल की थी, उनकी भी DPR वगैरह बन चुकी है, अभी बजट के ऊपर है, बाकी तो सब अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। आज जो हिमाचल प्रदेश पे सबसे बड़ी आपदा आई है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 3 MP हैं और MP केवल नहीं है, एक तो मंत्री जी हैं। आज क्यों ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को और हिमाचल प्रदेश को जनता को त्राही करना पड़ रही है कि हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे। सांसद, अपना सांसद भी उसी 3 में शामिल है, उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। सांसद का कार्यकाल ठीक रहा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनको तो काम है ये आरोप लगाना, उनको तो बोलना ही है, तो कई कुछ बोलेंगे, विपक्ष में है वो। उनका यहाँ से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी सरकार अपनी नहीं है, तो उन्होंने तो लगाना ही है। वो तो अब भी राजनीति कर रहे हैं। इतनी आपदा हिमाचल प्रदेश में हुई है, इतने बाढ़ आई है, इतने ये, पर वो भी अब फिर भी केंद्र सरकार ने इतनी सहायता की है, फिर वो तो वहाँ पर भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने कोई सहायता नहीं किया। तो उनका आरोप है कि आरोप लगाना उनका दायित्व है, उनका काम है आरोप लगाना, और वो सारे झूठे आरोप हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। CPS नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी CPS समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। सीबीआई पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सांसद किशन कपूर की माने तो उन्होंने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में अपने गुजरे 4.25 सालों में 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से सांसद निधि का वितरण किया है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त धर्मशाला स्थित प्रदेश के एकमात्र राज्य यूथ संग्रहालय में उन्होंने 10 लाख रुपए की सांसद निधि अलग से आवंटित की है। वहीं सांसद का मानना है कि इस बीच 2 साल कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में भी सेवाओं को सशक्त करने का काम किया। इस सब के इतर सांसद किशन कपूर अपने इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जिस दल में हमने प्रवेश किया वो लगता नहीं था कि वो दल कभी सत्ता में आएगा, पर हम व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए थे उस वक्त। उसके बाद समय ने करवट ली, जनता पार्टी बनी। 80 में बीजेपी की स्थापना हुई तो उसमें भी हम बम्बई जहाँ स्थापना हुई तो वहाँ गए थे। तो उस समय एक नारा बड़ा बुलंद हुआ था, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान। हमारे नेता जो थे उन्होंने कड़ी मेहनत की, गांव-गांव तक पार्टी को पहुंचाया और हमें भी उस काम में लगाया। हम मतलब नीम के पत्थर तो नहीं कह सकते, पर आजकल कंक्रीट की नीम बनती है तो एक कंकर मैं भी हो सकता हूँ। पार्टी का धन्यवाद दूं, उसके साथ साथ मैं धर्मशाला के मतदाताओं का बहुत धन्यवाद दूं, जिन्होंने एक बार नहीं कई बार मुझे यहाँ से विधायक बनाकर भेजा। और मैं धर्मशाला के मतदाताओं का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ, 1985 में पहली बार चुनाव लड़ा था तो बहुत कम अंतर से चुनाव हारा था और मुझे लास्ट दिन टिकट दिया था। 1990 में जब मैं चुनाव जीता, पर 85 से 90 तक हमने बड़ी मेहनत की, एक एक वोट पर को टारगेट किया कि ये वोट हमें कैसे मिल सकता है। पर मैं उस वक्त जब चुनाव जीता था तो 13,663 वोटों से जीता था। उसके बाद जब मैं जो लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा के चुनावों में भी कांगड़ा और चंबा के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भरपूर प्यार मुझे दिया और 72.02% वोट देकर मुझे विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के दर्शन कराए। यहाँ के मतदाताओं का जो मुझे प्यार मिला, मैं उनका कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। क्या किया है आपने चंबा के लिए खासतौर पर, क्योंकि चंबा आकांक्षी जिला भी था? जब आकांक्षी जिलों की सूची बनी तो पहली फेस में ही चंबा को उसमें जोड़ा गया। उस वक्त आप एमपी थे या फिर शांता कुमार जी थे? जब मैं चुनाव जीता तो मैंने पत्रकारों को ये बोला था कि भारत के विकास के अग्रणी जिले जो हैं उसमें चंबा को पहली पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे जी। वहां सभी लोगों का सहयोग मिला, कर्मचारियों का भी, मजदूरों का भी, युवाओं का भी, आप पत्रकारों का भी और वहां के अधिकारियों का भी। जब नीति आयोग ने समीक्षा की तो भारत के आकांक्षी जिलों में आज द्वितीय स्थान चंबा का विकास की दृष्टि से। तो जो हमने बात कही थी वो पूरी हुई है। पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे आ गए डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में, विकास की दृष्टि से। ऐसी कौन सी डेवलपमेंट, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, वहाँ के बहुत से लोगों से हमारी बातचीत हुई है, या फिर हम लोग यूँ कहें कि उसमें चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, आपकी अपनी पार्टी के, तो उन लोगों ने कहा है कि अमूमन उन्होंने तो अपने सांसद को वहाँ देखा तक भी नहीं है। देखिए ऐसा है, जब लोग अपनी दृष्टि और आंखें बंद करते हैं और उनके मतलब हर चीज पर उनका रवैया नकारात्मक होता है तो वो इस किस्म की बातें करते हैं। चंबा इंफ्रास्ट्रक्चर में आज वहाँ के जो रोड कंडीशन है वो देखते हैं और सारा पैसा भारत सरकार की ओर से आया है। जल जीवन मिशन में आज पानी में कितना पैसा उनको मिला है। अभी जो RDSS में रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है
उसमें बिजली के ट्रांसफार्मर भी चेंज होंगे, कंडक्टर चेंज होंगे और ये आपका जो सब स्टेशन बनेंगे। और उज्ज्वला योजना में आज मतलब हमारे इस पे विद्युतीकरण में कितना सुधार हुआ है। जी जी ठीक है ना जी। पहले वहाँ लाइट चली जाती थी, 6-6 महीने लाइट नहीं आती थी। जी। अब वो स्थिति नहीं है। चंबा का जो नेशनल हाईवे का काम है वो युद्ध स्तर पर लगा। आप भी गए हैं चंबा अभी? आप इनफैक्ट रेलवे वाला भी उठाया था। अच्छा, रेलवे का भी मुद्दा उठाया था और वो हमने पार्लियामेंट में उठाया था कि कहाँ से कहाँ तक? डलहौजी तक रेल लाइन बननी चाहिए। ऐसी बात लेकिन किसी ने पहले तो कभी नहीं उठाई। पहले नहीं उठाई, वो तो अलग बात रही होगी। कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा काम जो है वो चंबा में हुआ है। और देखिए आप जालसू जोत की बात ले ले तो जो लोग इस किस्म की जिस विचारधारा से वो संबंध रखते हैं, उनकी सरकारें इतने साल रही तो जालसू जोत से जो पर्यावरण की मंजूरी है वो को नहीं ले पाए। वो तो कनेक्टिविटी में जैसे आपका जोत बड़ा रोड है, उसकी कंडीशन आप जाते रहते हैं, आप कवर करते हैं, आज उसकी कंडीशन सुधरी है। और अभी हाल में ही 57 करोड़ रुपया उस रोड के लिए, आपके सिउंता रोड के लिए अभी आया है। ये आपकी ओर से लगाया गया? ये तो भारत सरकार का पैसा है, हमारे प्रयास है। नितिन गडकरी जी से उनसे कई बार मिला हूं इसको लेकर कि चंबा का रोड नेशनल हाईवे बनना चाहिए। ये इस रोड की बात है तो उन्होंने प्रिंसिपल अप्रूवल तो उसमें दी है और पैसे इतने पैसे दे रहे हैं, वो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा इस रोड के लिए पैसा दिया उन्होंने। सिकरी धार में सीमेंट प्लांट का क्या हुआ? सिकरी धार में जब सीमेंट प्लांट लगना था तो उस वक्त के कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया था। मैं वो बात मैं बोलना नहीं चाहता। शांता जी ने बहुत प्रयास किए, हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए और हमारी सरकार ने जब जो हमें इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था तो जो भी इन्वेस्टर आएगा वो अपने इंसेंटिव देखेगा। ठीक है ना जी। और ये इंडस्ट्रियल पैकेज जो हमें 10 वर्षों के लिए मिला था और उसकी अवधि को कम किसने कराया था, किसकी सरकार थी उस वक्त, मैं बात बोलना नहीं चाहता। जो हमें इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज, वो आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था और तो उन्होंने विचारधारा से ऊपर उठ के दिया था। पहाड़ी राज्यों में विकास हो, वहां इंडस्ट्री लगे, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, इसलिए स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। इनकी सरकार बनी, इंडस्ट्रियल पैकेज हमारा खत्म कर दिया। पर इंडस्ट्रियल पैकेज जब खत्म हो गया तो जो इन्वेस्टर थे वो यहां नहीं आए और अब उसको इशू बनाते हैं। ठीक है ना। ये तो मतलब जो उनके मतलब गलत कारनामे उसके वजह से हुआ ये। कांगड़ा में अगर हम लोग देखें तो कांगड़ा में ऐसे कौन काम थे जो आपने प्रायोरिटी बेस पर जो वो किए, जो लोगों से वायदा किया था नहीं किया था, और काम आज वो दिख भी रहे हैं कि हाँ वो आप ही ने करवाए हैं? देखिए कांगड़ा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम हुआ है। जैसे कि जो मैंने ये कहा, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3य चरण में बहुत ज्यादा पैसा आया है। आपके ये जो जल जीवन मिशन में भी बड़ा पैसा आया है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में भी, उज्ज्वला योजना में भी तो आया है पैसा, बहुत ज्यादा पैसा है, वो तो रिकॉर्ड साक्षी है आपके कार्यकाल में ही। और देखिए भारत सरकार में मैं भी एक अंग हूं ना। 303 भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसद जीते तो उसमें किशन कपूर भी एक है। देखिए अब काम चला होगा और आपका मटोर टू शिमला 4 लेन बन रहा है। एयरपोर्ट के लिए मेरे तो पुतले भी जलाए गए, आपने भी कवर किया। ठीक है ना जी। आज मतलब रोड बंद है तो एयर कनेक्टिविटी है, लोगों को फायदा हो रहा है उसमें। फ्लाइट फुल आ रही हैं, बरसात के दिनों में फ्लाइटें फुल आ रही हैं। कई लोग विकास विरोधी हैं। एयरपोर्ट बन रहा है तो लोगों के लिए बन रहा है और एयरपोर्ट के साथ डेवलपमेंट आएगी, उसमें आईटी इंडस्ट्री भी आएगी, टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगी। अगर टूरिज्म आज धर्मशाला का टूरिज्म है तो उसका फायदा आपका ज्वारी तक के लोग उठा रहे हैं, जो एडजॉइनिंग एरिया उनको फायदा मिल रहा है। आज टैक्सी में ड्राइवर लगे हैं, कईयों ने गेस्ट हाउसेज खोले हैं, कईयों ने होटल खोले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, धर्मशाला में भी, और देखिए देहरा में तो बनकर भी अब तैयार हो रही है, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव है? देखिए ऐसा है कि वो कई प्रकार के इशू खड़े किए गए और उसमें यह भी कहा गया कि भारत सरकार ने ये कहा कि बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं धर्मशाला में कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती। मैंने भारत सरकार के ध्यान में इन सारी बातों को लाया था और वहां पर्यावरण की मंजूरी हमें मिली है।
अब कुछ पैसे जमा होने हैं वो जो कि स्टेट गवर्नमेंट जमा नहीं करा रही, वो आपके ध्यान में भी है। जो देरी की रही है वो मतलब राज्य सरकार की ओर से देरी हो रही है, और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्दी से वो पैसे जमा हो जाए। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हमने बहुत बड़ा मतलब योगदान जो हमारा रहा है वो हमने दिया है। कहा जा रहा है कि पौंग डैम से इतना पानी छोड़ा गया वो डूब गए, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसे राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जो डिक्लेयर कर देना चाहिए आप, क्योंकि विंगा एमपी क्या इसको सेंटर में उठाएंगे कि हाँ वाकई में ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये जो हमारा शरदकालीन सत्र स्टार्ट होगा निश्चित रूप से उठाएंगे, हम पहले भी बातें उठाते रहे तो ये उठाएंगे। अगर मूल्यांकन भी करना चाहेंगे आप अपने कार्यकाल का तो कितना करेंगे? जितने भी विभाग मेरे पास रहे उनमें हमने सुधार किया, उनको आगे तक लेकर गए। और सांसद के नाते भी मैं धन्यवाद केंद्र सरकार का आदरणीय मोदी जी का भी करना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद मिला और बहुत बड़े काम जो नहीं हो सकते थे वो काम यहाँ हुए हैं। कितना मूल्यांकन करेंगे आप खुद का कि आप सेटिस्फाई? अपना मूल्यांकन तो खुद नहीं कर सकता। जब आदमी परीक्षा में बैठता है, पेपर अपने आप लिख के देता है, तो उसका मूल्यांकन फिर वो जो एग्जामिनर हैं वो उसमें नंबर लगाते हैं। तो हमारे एशियार लिखने वाले यहाँ का मतदाता है, लेकिन आप संतुष्ट हैं? वो हमेशा हमें मिलता रहा है और मैं अपने कामों से संतुष्ट हूँ। और ऐसा कोई एलिगेशन जिंदगी में नहीं लगा। कई लोगों ने प्रयास किए, तो हाई कोर्ट तक भी केस हमारे खिलाफ किए, पर हाई कोर्ट में भी हमें उसमें मतलब क्लीन चिट मिली है जी। वो उसके लिए मैं भगवान का बहुत धन्यवादी हूँ, और वहाँ के न्यायाधीश जो थे उस वक्त के उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मेरा अंतिम सवाल रहेगा, एक वक्त था जब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, 5 मरतबा विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप रहे, लेकिन एक वक्त ये भी आया कि 17 कॉन्स्टिट्यूंसी आपके हवाले कर दी गई, और उसमें से देखिए बड़ा भंगाल जो हिमाचल प्रदेश की सबसे दुर्गम पंचायत है, दूसरा चंबा जैसे आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट, और उसके जितने भी जो हाईएल्टी वाले पेरीफेरी है, आपको एक वक्त के लिए भी लगा कि तो बहुत चुनौती है हमारे लिए और उन जगह पे मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा, उसको कैसे साधा आपने? और क्या वाकई में आप चुनौती मानते थे कि उन जगहों में नहीं पहुंच पाया तो जितना प्यार मुझे दिया है जनता ने, कहीं वो जनता मुझसे नाराज ना हो? देखिए, वो ऐसा है कि मैं तो नहीं पहुंच पाया, पर मैंने अपने बेटे को भेजा था, और वहाँ की जो मतलब वो जानकारी लेकर आया तो उसने मुझे जो बताया, तो मैंने तत्कालीन वहाँ उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी से उनसे बात की और उनको कहा कि ये प्रॉब्लम है वहाँ, और उन्होंने देरी नहीं लगाई, दूसरे दिन ही हेलीकॉप्टर भेजा, दवाइयाँ भेजी, वैक्सीनेशन करवाई जो होनी थी वो करवाई, और हमने जो भारत सरकार से पैसा उस समय सैंक्शन कराया था वहाँ के रोड के लिए, जिसका काम बंद कर पड़ा था, वो काम फिर से शुरू हुआ। बिजली का भी सोलर पैनल अब लग गए हैं वहाँ। पहले मतलब वहाँ हाइडल माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट लगा था जो कई सालों से बंद पड़ा था। अभी पिछले दिनों ही प्रशासन ने वहाँ हेलीकॉप्टर जब पशुओं को बीमारी लगी तो भेजा है, तो अब सरकार की नजर उस ओर जा रही है। जो ध्यान उस वक्त हमने आकर्षित कराया था, अब सरकार भी बड़ा बंगाल की ओर ध्यान दे रही है। और आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और सांसद की एक्स्ट्रा रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।